गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डबल फोक्सिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ, द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। इसको हम एक और नेम से जानते हैं बेनब्रिज एंड जॉर्डन स्पेक्ट्रोग्राफ। ये स्पेक्ट्रोग्राफ जो है ये डबल फोक्सिंग करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं द्विफोक्सी या डबल फोक्सिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। और इसको किसने दिया था? इसको बेनब्रिज ने दिया था, और फर्दर इसमें कुछ सुधार करने के बाद में इसको किसने दिया? जॉर्डन ने दिया, इसलिए हम इसको कहते हैं बेनब्रिज और जॉर्डन स्पेक्ट्रोग्राफ। इससे पहले हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स स्टडी किए हैं, जिनको आप चैनल पे न्यूक्लियर फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए, अब हम स्टडी करते हैं द्विफोक्सी स्पेक्ट्रोग्राफ की। तो सबसे पहले तो स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? स्पेक्ट्रोग्राफ वो उपकरण है जिसके द्वारा आप किसी भी धनायन का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, और स्पेक्ट्रोग्राफ को मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द्विफोक्सी स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, मतलब डबल फोक्सिंग कैसे करता है। ये ऐसा स्पेक्ट्रोग्राफ है जो आपके पास में पॉजिटिव आयन्स हैं, उनकी वेलोसिटी और उनकी डायरेक्शन दोनों का फोक्सन करता है। ठीक है, इसके अंदर अपने पास में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आयन स्रोत, दूसरा होता है ऊर्जा फिल्टर, और थर्ड होता है संवेग फिल्टर। ठीक है, कैसे होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं आयन स्रोत को। देखो, आयन स्रोत वाला पार्टीशन है वो ये वाला है। क्या होगा? सबसे पहले आपको जिस भी धनायन का द्रव्यमान ज्ञात करना है, उससे रिलेटेड गैस जो है आपने यहाँ फिल कर रखी है। अब क्या होगा? आपने यहाँ से हाई पोटेंशियल दिया 20,000 वोल्ट का। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? आपके पास में हाई पोटेंशियल की वजह से गैस जो है वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में, इस विसर्जन नलिका के अंदर आयनित हो जाएगी, और आयनित होने से हमें क्या मिलेंगे? हमें धन आयन मिलेंगे। यहाँ S1 जो है, इसकी प्रकृति कैसी है? ये कैथोड की तरह व्यवहार करेगा, और ये एक स्लिट के रूप में है। तो जैसे जैसे हमें यहाँ से धन आयन मिलेंगे, वो सारे धन आयन यहाँ स्लिट में जाएंगे। देखो, धन आयन क्या होंगे? पहले तो वो सारी डायरेक्शंस में जाएंगे, फैलेंगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? यहाँ पर S1 को एक स्लिट के रूप में लगाया, तो यहाँ से क्या होगा? जितने भी धन आयन हैं वो एक पुंज के रूप में, एक बीम के रूप में S2 के अंदर प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर S2 में हमने क्या किया है? S2 में हमने ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। ये वाला जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये वाला जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। मतलब हमने क्या किया? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ये त्रिज्य विद्युत क्षेत्र है ना, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही हम रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाएंगे, तो अगर सपोज किया एक पॉजिटिव आयन का चार्ज कितना है? E, और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स कितने हैं? N, तो टोटल चार्ज Q कितना हो गया? Q इक्वल्स टू NE। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाया, तो यहाँ जो चार्ज पार्टिकल आएगा, जैसे ही वो S2 में प्रवेश करेगा, तो उस पर एक टाइप का फोर्स वर्क करेगा। कौन सा फोर्स वर्क करेगा? विद्युत क्षेत्र में F इक्वल्स टू QE। और हम सब जानते हैं कि अगर अपने पास में कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो वहाँ पर वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, मतलब उसके पथ से वो विक्षेपित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, और इसको सीधा ना जाने की बजाय इसको कर्व में लेकर के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से ये जो फोर्स लगेगा, ये चार्ज पार्टिकल को एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल इस वृत्ताकार पथ में गमन करेगा। ठीक है, तो हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r, और ये फोर्स हमें किससे मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स लग रहा है उससे। मतलब ये और ये फोर्स बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर m क्या है? जो पॉजिटिव आयन्स हैं उनके लिए मास है, v वेलोसिटी है, और r क्या है? आपने कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है? यहाँ पर हमने लगाया है त्रिज्य विद्युत क्षेत्र, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो r जो है अपने पास में रेडियस है, किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ अपने पास कितना हो गया? mv²/r इक्वल्स टू QE। देखिए, अब हम क्या करते हैं? हम यहाँ भी मैं हाफ कर देती हूँ,
और यहाँ भी मैं हाफ लगा देती हूँ, ठीक है। और मैंने इस R को यहाँ से हटा करके यहाँ ले लिया, ठीक है। ये R जो है हमने यहाँ जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसकी रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हाफ mv² क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, ये एक्चुअल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब Q अपने पास कैसा है, पॉजिटिव आयन का चार्ज कैसा है, फिक्स्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, फिक्स्ड है। और यहाँ पर R जो रेडियस है ये 25 सेंटीमीटर, ये भी कैसी है, फिक्स्ड है। मतलब हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब यहाँ जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स आएंगे उनमें से S3 स्लिट से वही पार्टिकल्स बाहर निकल पाएंगे जिनके लिए एनर्जी जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, जिनका वेग जो है, जिनकी वेलोसिटी जो है वो ये कंडीशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है ना, वही यहाँ से बाहर आएंगे। तो हमने क्या किया, हमने फ़िल्टर कर लिया। हमारे पास में कुछ पॉजिटिव आयंस ऐसे आ गए जिनकी एनर्जी फिक्स है, इसीलिए इस वाले फ़िल्टर को, ये जो फ़िल्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से बना है, इसको कहते हैं हम ऊर्जा फ़िल्टर। अब क्या होगा, यहाँ से जैसे ही पॉजिटिव आयन आगे जाएंगे ये कुछ दूरी तक चलेंगे, उसके बाद में हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, अपने पथ से विक्षेपित हो जाएगा। तो सेम वही, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का एक का आवेश कितना है E, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं N, तो टोटल चार्ज कितना हो गया Q। मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, B है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स कितना होगा QVB, है ना। और ये फोर्स क्या करेगा, ये कहेगा आप सीधे मत चलो, आप कर्व में चलो, है ना। तो ये इसको कर्व में लेकर के जाएगा, तो कर्व में ले जाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा mv²। और यहाँ पर इस कर्व के लिए जो त्रिज्या है वो मैं ले लेती हूँ R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फोर्स QVB, इसके इक्वल होना चाहिए। या हमने क्या किया, V को V से कैंसिल किया और इस R को मैं कहाँ ले गई, इस तरफ ले गई, है ना। तो मेरे पास में इक्वेशन कितना बन गया, mv इक्वल्स टू QBR। mv क्या होता है, मोमेंटम। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन का मोमेंटम हमने फिक्स कर दिया है, P इक्वल्स टू mv इक्वल्स टू QBR। अब Q भी कॉन्स्टेंट है, B भी कॉन्स्टेंट है और R भी कॉन्स्टेंट है। यहाँ हमारे पास में फिक्स एंगल है 60 डिग्री, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का फिक्स एंगल है 60 डिग्री, इसका मतलब R भी फिक्स है। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, जो पॉजिटिव आयंस है उनका हमने मोमेंटम भी फिक्स कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ये कितनी आ गई, ये भी कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो यहाँ से जब पॉजिटिव आयंस जाएंगे जिनकी ऊर्जा समान है, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करेंगे तो यहाँ से केवल और केवल वही पॉजिटिव आयंस बाहर आएंगे जिनके लिए संवेग का मान कितना हो, जिनका संवेग इस समीकरण को संतुष्ट करता हो, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये काम करता है किसकी तरह से, संवेग फिल्टर की तरह से, मोमेंटम फिल्टर की तरह से। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में पॉजिटिव आयंस आएंगे जिनका फोक्सन डबल हो चुका होगा, 2 टाइम्स हो चुका होगा। यहाँ से हमने उनकी एनर्जी भी फिक्स कर दी, यहाँ से हमने उनका मोमेंटम भी फिक्स कर दिया। यहाँ से पॉजिटिव आयन जो है ये यहाँ से फिल्टर हो गए, है ना। हमने ऊर्जा के आधार पे भी फिल्टर कर लिया, संवेग के आधार पे भी फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद में अब जो पॉजिटिव आयंस है वो यहाँ से जाएंगे फोटोग्राफिक प्लेट पर, और जहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पर जिनका समान द्रव्यमान है उनके कॉरस्पॉन्डिंग, उनके संगत हमें एक स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी, दूसरे जिनका फिर कुछ उनसे डिफरेंट लेकिन समान द्रव्यमान है उनके लिए हमें अलग स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो ये हमारे पास में है डबल फोकसिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहला आपका आयन स्रोत, दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऊर्जा फिल्टर, और मैग्नेटिक फील्ड वाला संवेग फिल्टर। अब हम देख लेते हैं इसको हमें नोट्स में कैसे लिखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए अब हम देख लेते हैं हमें नोट्स में क्या लिखना है। देखिए सबसे पहले स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जिससे परमाणु का द्रव्यमान
ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम धनायन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे और इलेक्ट्रॉन का हमें पता ही है, उसके बेसिस पे परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। द्विफोक्सी स्पेक्ट्रोग्राफ के 3 मुख्य भाग होते हैं, है ना। फर्स्ट आयन स्रोत, सेकंड ऊर्जा फिल्टर और थर्ड संवेग फिल्टर। ठीक है, ऐसा स्पेक्ट्रोग्राफ बैनब्रिज तथा जॉर्डन ने बनाया था। इसमें हम धनायन की है ना वेग तथा दिशा दोनों का फोकसन करते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले आयन स्रोत के बारे में बताना है। क्या बताएंगे? आयन स्रोत सर्वप्रथम विसर्जन नली में अल्पदाब पर भरी गैस के आयनन के द्वारा, है ना, हम वहाँ पे 20,000 वोल्ट लगा रहे हैं, वहाँ से आयनन होगा, धनायन प्राप्त करते हैं। यहाँ कैथोड S1 रेखा चित्र मतलब स्लिट के रूप में होता है, जिससे अलग अलग द्रव्यमान तथा वेग वाले धनायन स्लिट के द्वारा S2 में प्रवेश करते हैं। यहाँ से अब हमारे पास में क्या आ जाएगा? ऊर्जा फिल्टर। ऊर्जा फिल्टर में क्या होगा? ऐसा फिल्टर जिसके द्वारा समान ऊर्जा के धनायन प्राप्त किए जाते हैं, है ना। कैसे प्राप्त होंगे? माना कि धनायनों का आवेश Q = Ne है तथा वेग भिन्न भिन्न है। वेग कितना है? V1, V2, V3 अप टू Vn है। जब ये S2 से विद्युत क्षेत्र E में प्रवेश करेंगे तो इन पर बल QE कार्य करेगा, जो इनको वृत्ताकार पथ में गमन करने के लिए बाध्य करेगा, मजबूर करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा? जिससे S3 स्लिट से वही धनायन बाहर आएंगे जिनका वेग यह समीकरण संतुष्ट करे, mv²/r। r जो है वो जो हमने त्रिज्य विद्युत क्षेत्र लगाया उसकी त्रिज्या है, = QE, दोनों में हाफ से डिवाइड कर दिया। तो ये जिनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो? ½ NE/ER हो, वही वहाँ से फिल्टर होकर के आगे आएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट संवेग फिल्टर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए वहाँ पर हमने जो त्रिज्य विद्युत क्षेत्र लगाया था, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, वहाँ हमने एंगल लिया था 127 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? खंड कोण 127 डिग्री लेने पर दिशा फोकसन गुणवत्तापूर्ण होता है यदि एक ही ऊर्जा के धनायनों में 1 डिग्री का भी अपसरण हो, मतलब 1 डिग्री का भी अगर उनमें डेविएशन हो, माइन्यूट सा भी, तो भी क्या होगा? तो भी फोकस होकर बाहर आएंगे। मतलब हमें पूरे जितने भी धनायन है ना, वो सेम एनर्जी के मिलेंगे और उनका पूरा एक बीम मिलेगी, उनका पूरा एक पुंज मिलेगा। ठीक है, अब हम उनको कहाँ भेजेंगे? संवेग फिल्टर में। तो S3 से निर्गत पुंज को संवेग फिल्टर में प्रवेश कराते हैं, जहाँ 60 डिग्री कोण पर त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण समान ऊर्जा वाले धनायन, विद्युत क्षेत्र से कैसे धनायन प्राप्त हुए? समान ऊर्जा वाले, हमने ऊर्जा फिल्टर दिया था वहाँ पे। समान ऊर्जा वाले धनायन एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करते हैं। मतलब B कैसा है? कांस्टेंट है, जहाँ उन पर चुंबकीय बल F = QVB लगता है, जिससे आयन वक्र पथ पर विक्षेपित हो जाते हैं। अब आयन जो है वो सीधा नहीं चलेगा, वो कर्व पे चलेगा, है ना। उसका पाथ कैसा हो जाएगा? कर्व्ड हो जाएगा, जिससे क्या होगा? हाँ, विक्षेपित हो जाते हैं। संवेग फिल्टर से वही आयन बाहर आएंगे जिनका संवेग यह समीकरण संतुष्ट करता हो। वहाँ पर भी वो वृत्ताकार पथ में जाएंगे, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? r। तो वहाँ क्या होगा? ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, कितना? mv²/r, है ना, जो किसके इक्वल होगा? QVB के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया? V से V को कैंसिल कर दिया, तो mv = कितना आ गया? QBr। अब उसके बाद वहाँ से जो धनायन हमारे पास निकलेंगे उनका ऊर्जा भी समान होगी और उनका संवेग भी समान होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग द्रव्यमान वाले कणों को अलग अलग कोण पर विक्षेपित करेगा, जिससे क्या होगा? जिनका द्रव्यमान अलग है उनके लिए हमें अलग स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी फोटोग्राफिक प्लेट पर, है ना। हमें यही तो करना है, अलग अलग द्रव्यमान वालों को अलग अलग सेपरेट करना है। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग द्रव्यमान वाले कणों को अलग अलग कोण पर विक्षेपित कर फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंचाता है, जहां तीक्ष्ण रेखाएं प्राप्त होती हैं। मतलब आपको वर्णक्रम मिलता है, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, और फिर उनकी आप कैलकुलेशन करते हैं किसमें? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।